हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके मैसर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम राजस्थान के जिला दर्शन के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे हम नागौर जिले के बारे में कि नागौर जिले के बारे में कौन कौन से वहाँ के प्राकृतिक स्थल हैं, उनकी स्थापना कब की गई थी। उसके बाद में कौन से धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, जिले हैं और वहाँ पे क्या क्या खुदाई में क्या प्राप्त हुआ है। सारा कुछ जो विश्लेषण है वो इतिहास का, इसमें भूगोल का और जो राजनीति के संबंधित सारा कुछ डाउट है वो वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो दोस्तों जीके मैसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें। फर्स्ट में हम देखेंगे दोस्तों नागौर जिला। नागौर जिले के बाद में हम सारे राजस्थान के 33 जिले हैं, सारे के बारे में जिला दर्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नागौर। नागौर जिले का नाम है जो नागौर क्यों पड़ा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसके बाद में तो देखते हैं दोस्तों नागौर जिले के बारे में। फर्स्ट में हम देखेंगे नागौर जिले का पहले नाम था अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर नागौर जिले का नाम था। इससे बाद में एक नागपुर नाम भी था नागौर का, और एक नाम और है अनंतपुर। नागौर जिले के 3 नाम है, एक तो अहिछत्रपुर नागौर है, उसके बाद में नागपुर नागौर है और तीसरा नाम है अनंतपुर। ये तो नागौर के उपनाम है। लेकिन मैं बात करूं तो 2-3 एक बातें हैं इतिहास के संदर्भ में। जो महाभारत काल है, महाभारत काल में इसे जांगल प्रदेश कहा गया है। वैसे मैं जांगल प्रदेश की बात करूं तो बीकानेर के क्षेत्र को भी कहा जाता है, लेकिन महाभारत के काल में इसे जांगल प्रदेश कहा गया है। उसके बाद में दूसरी विशेषता की बात करें, जो चौहानों का काल है, चौहान काल में इसे सपादलक्ष कहा गया है। सपादलक्ष या शाकंभरी। सपादलक्ष का मतलब होता है 1.25 लाख, यानी जहाँ पे जनसंख्या 1.25 लाख के लमसम होती है वहाँ पे वो नाम है सपादलक्ष। महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहा गया था और चौहान काल में से सपादलक्ष या शाकंभरी कहा गया था। उसके बाद में तीसरी बात करें, जो सपादलक्ष है इसकी 2 राजधानी रही है। नागौर जिले की 2 राजधानी रही है, एक तो सपादलक्ष है और दूसरी राजधानी है जांगल प्रदेश। यानी नागौर जिले की 2 राजधानी रही है। पहले एक तो सपादलक्ष राजधानी रही है, उसके बाद में दूसरी राजधानी रही है जांगल प्रदेश। अगर स्थापना की बात करें तो शाकंभरी के चौहानों के नागवंशीय शाकंभरी के चौहानों द्वारा यानी नागवंशीय राजाओं द्वारा नागौर जिले की स्थापना की गई थी। तो ये तो थे नागौर के 2-4 बातें, मेन उपनाम अहिछत्रपुर, दूसरा नाम है नागपुर, उसके बाद में अनंतपुर, ये उपनाम है। अगर महाभारत काल की बात करें तो इसे जांगल प्रदेश कहा गया है। उसके बाद में चौहानों की बात करें तो चौहानों में इसमें सपादलक्ष कहा गया है। उसके बाद में इसकी 2 राजधानी रही है, एक राजधानी तो सपादलक्ष और दूसरी राजधानी रही है जांगल प्रदेश। शाकंभरी के चौहान हैं और नागवंशी द्वारा राजाओं द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये थी कॉमन सी बातें। अब नागौर जिले की जो फर्स्ट में देखेंगे हम, क्षेत्रफल कितना है और जनसंख्या कितनी है, उसके बाद में लिंगानुपात और साक्षरता। नागौर जिले का ये थोड़ा मिटा देता हूं मैं। नागौर जिले के क्षेत्रफल की बात करेंगे सबसे पहले कि नागौर जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो नागौर जिले का क्षेत्रफल है 17,718 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में मैं जनसंख्या की बात करूं तो 33,09,000 ये नागौर जिले की जनसंख्या है। सबसे ज्यादा जनसंख्या है जयपुर की
फिर जोधपुर की, फिर नागौर, उदयपुर, नागौर। 33,09,000 इसकी जनसंख्या है। अगर लिंगानुपात की बात करें, जो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात की बात करें नागौर जिले की, तो लिंगानुपात है 948, यानी जो 1000 पुरुषों पे 948 स्त्रियां हैं। साक्षरता की बात करें, वहां पे साक्षरता दर कितनी है, तो 64.08, यानी 64.08% वहां की नागौर जिले की साक्षरता है। ये तो थी कॉमन बातें। अब जो नागौर जिले के विस्तार से इतिहास के बारे में और जो भूगोल के बारे में संदर्भ में बात करेंगे, वो आगे देखते हैं। उसके बाद में देखें दोस्तों, एक तो बातें हैं और जो नागौर की मेन देख लेते हैं। सर्वप्रथम नागौर जिले में जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी वो नागौर के गांव है बगदरी गांव। बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1859 को की गई थी। यानी नागौर के बगदरी गांव में 1959 को, नागौर के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की, जो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है उसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पे दूसरे में बात करूं तो मारवाड़, यह मारवाड़ रियासत का परगना भी रहा है। यानी जो मारवाड़ रियासत है हमारे जोधपुर, ये नागौर के आसपास ऊपर जोधपुर जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है जोधपुर के आसपास, वो यहाँ मारवाड़ रियासत का जो परगना है वो भी यहाँ पे रहा है। अगर इतिहास के संदर्भ में दूसरी बात करें, ये थी कॉमन बात। यहाँ पे जो जोधपुर के शासक थे गज सिंह, उनके प्रथम पुत्र थे अमर सिंह। अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यानी जो गज सिंह थे नागौर के शासक, उनके प्रथम पुत्र थे अमर सिंह। उनकी शौर्य गाथाओं का वर्णन है इतिहास के संदर्भ में तो नागौर जिले में हमें देखने को मिलता है। चौथी बात करें, यहाँ पे मीराबाई का जो जन्म है, मीरा की जन्मस्थली रहा है। जो मीरा की जन्मस्थली रहा है वो नागौर है, लेकिन अब वर्तमान में अगर बात करें तो कुड़की, ये पाली में पड़ गया, जो कुड़की है, कुड़की गांव है, वो वर्तमान में पाली की सीमा में लगता है। ये अब भी जस्ट पीछे राजस्थान पुलिस एसआई की एग्जाम हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में बात करते हैं नागौर जिले में जो यह फेमस है, जो नागौर के सफेद संगमरमर। सफेद संगमरमर है जो नागौर जिले में पाया जाता है। यहाँ से जो सफेद संगमरमर है, जो ताजमहल है हमारा, ताजमहल में भी मकराना, जो मकराना का संगमरमर है, यानी यहाँ के जो पत्थर हैं प्राप्त हुए हैं, इन्हीं पत्थरों की उकेरी यानी जो डिजाइन है वो ताजमहल में उकेरी गई है। तो सफेद संगमरमर यहाँ का प्रसिद्ध है। उसके बाद में बात करें नागौर दुर्ग। नागौर की एक विशेषता है जो नागौर दुर्ग है। नागौर दुर्ग फर्स्ट में तो ये देखेंगे जो नागौर दुर्ग है इसका निर्माण किसने किया था। तो नागौर दुर्ग का निर्माण किया था सामंत केमास ने।
सामंत केमास ने 1211 विक्रम संवत 1211 विक्रम संवत सामंत केमास द्वारा नागौर दुर्ग की निर्माण किया गया था, यानी नींव रखी गई थी। उसके बाद में बात करें नागौर की, किले के प्राचीर पर गणेश मंदिर है। जो नागौर दुर्ग है उसके पीछे, जो किले के पीछे है, प्राचीर है, यानी जो कि जस्ट पीछे गणेश मंदिर है नागौर दुर्ग के। तीसरी विशेषता की बात करें नागौर दुर्ग की, यह जो किला है वो राव अमर सिंह की वीर गाथाओं के कारण विशेष है। अमर सिंह, यहाँ के जो शासक थे अमर सिंह, जो गद सिंह इनके पिता का नाम था, गद सिंह के पुत्र जो अमर सिंह थे, उनकी शौर्य गाथाओं का वर्णन है, जो इनकी वीर गाथाओं का वर्णन है, वो नागौर दुर्ग में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में चौथी बात करें नागौर दुर्ग की, यहां अमर सिंह राठौड़ है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी है 16 खंभों की। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है 16 खंभों की, वो हमें नागौर दुर्ग में देखने को मिलती है। छतरियों की बात करें, अगर मैं 80 खंभों की छतरी की बात करूं तो अलवर जिले में है, 84 खंभों की बात करूं तो बूंदी में है, 32 रणथंभौर में है, और 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की ये नागौर दुर्ग में है। उसके बाद में बात करें नागौर की, अब देखेंगे जो भूगोल के संदर्भ में बात करेंगे कि नागौर जिले की क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध है, उसके बारे में वीडियो के अंत तक बने रहे, सारा कुछ डाउट है वो क्लियर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसके बाद में नागौर जिले की विशेषताओं के बारे में। अब कुछ बातें हैं दोस्तों वो भूगोल के संदर्भ में देखेंगे। भूगोल के संदर्भ में देखेंगे कि कौन कौन सी जगह यहाँ पे पड़ता है। नागौर में कुचामन का दुर्ग प्रसिद्ध है, कुचामन पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे पड़ता है रेण, यहाँ पे मकराना, फिर यहाँ पे गुडा, फिर यहाँ पे बदवासी, यहाँ पे पड़ता है खींवसर, यहाँ पे पड़ता है मेड़ता, यहाँ पे पड़ता है परबतसर, कुचामन हो गया, परबतसर हो गया। उसके बाद में बचा डीडवाना। ये थे स्थल, डीडवाना, कुचामन, मकराना, परबतसर, रेण, मेड़ता सिटी, उसके बाद में खींवसर, बदवासी और गुड़ा। ये है नागौर जिले के जो स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब इन स्थलों की क्या क्या विशेषता हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करें परबतसर। परबतसर क्यों प्रसिद्ध है? तो परबतसर में जो तेजाजी महाराज हैं, तेजाजी की जन्मस्थली रही है, और यहाँ पे पशु मेला भी पड़ता है। परबतसर जगह है वो तेजाजी का मेला पड़ता है, यहाँ पे तेजाजी की जन्मस्थली रहा है। कुचामन क्यों प्रसिद्ध है? कुचामन प्रसिद्ध है, यहाँ पे एक दुर्ग है कुचामन का दुर्ग। कुचामन दुर्ग के कारण ये कुचामन प्रसिद्ध है। उसके बाद में बात करें आगे डीडवाना। एक तो डीडवाना की खास बात है, एक तो झील याद रखना है, झील, डीडवाना झील। इस झील के किनारे एक माता का मंदिर है,
सरकी माता या पाडा माता। इसको थोड़ा मिटा देता हूं, सरकी माता या पाडा माता। यह मंदिर है जो मूलतः शिव मंदिर है। वैसे कुचामन से याद रखना आपको, कुचामन दुर्ग है जो पर्वतसर है, वो तेजा जी की जन्म स्थली रहा है। उसके बाद में जो डीडवाना की याद रखना, डीडवाना झील है और झील के किनारे एक माता है, सरकी माता या पाडा माता। यह मूलतः जो शिव मंदिर है यहाँ पे। उसके बाद में बात करें मकराना, तो मकराने से आपको मैंने पीछे बताया था संगमरमर। यहाँ पे सफेद संगमरमर निकाला जाता है, सफेद संगमरमर मकराना से निकाला जाता है। उसके बाद में एक चीज और है जो गोटन है नागौर में। गोटन का एक सफेद सीमेंट का कारखाना भी है। सफेद सीमेंट का कारखाना। मेड़ता की बात करें, मेड़ता क्यों प्रसिद्ध है? मेड़ता है भक्त जो शिरोमणि जो भक्त थी मीराबाई, भक्त शिरोमणि मीराबाई की जन्मस्थली रहा है, या मीराबाई का भव्य मंदिर है। जो ये मंदिर था भव्य मंदिर मीराबाई का, पहले ये चार भुजा नाम मंदिर से प्रसिद्ध था। चार भुजा, चार भुजा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था मीराबाई का मंदिर। यहां से मैं बात करूं इसका निर्माण की, मैं बात करूं जो चार भुजा मंदिर है यह सांझा ने प्रारंभ किया था। जो इसका निर्माण कार्य है वो सांझा ने तो प्रारंभ किया था, लेकिन जो अंत की बात करूं वो मुगल शासक थे औरंगजेब, उनके द्वारा इनका अंत किया गया। सॉरी, इनका अंतिम जो शासक थे उनके द्वारा ये बनाए गए, यानी सांझा ने तो शुरू किया था और औरंगजेब के काल में ये पूर्ण हुआ था। वापस बात करें आगे खींवसर, फिर बदवासी और गुड़ा। जो रेण है, रेण प्रसिद्ध है, राम स्नेही संप्रदाय है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जो थे संत दरियाव जी। संत दरियाव जी की प्रमुख पीठ है जो राम स्नेही संप्रदाय के थे। रेण से याद रखना है, राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख पीठ संत दरियाव जी। उसके बाद में बात करें गुड़ा, यहाँ पे गुड़ा की यह बात याद रखनी है, निरंजनी, जो निरंजनी संप्रदाय के साधुओं का भव्य और सुंदर मंदिर है। भव्य और सुंदर मंदिर है जो गुड़ा प्रसिद्ध है, जो निरंजनी संप्रदाय के जो साधु हैं उनके भव्य और सुंदर मंदिर है। आगे बात करें बदवासी। बदवासी क्यों प्रसिद्ध है? बदवासी में जो राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो सबसे ज्यादा जिप्सम है वो बदवासी में निकाला जाता है, यानी जिप्सम। सर्वाधिक जिप्सम की बात करें, सर्वाधिक जिप्सम है वो बदवासी में निकाला जाता है। उसके बाद में यह तो तीन कॉमन बात जो हिस्ट्री के संदर्भ में। अब बात करेंगे जो मंदिर हैं और जो मस्जिद हैं, नागौर जिले में कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन सी मस्जिद हैं, उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले तो नागौर में ये देखेंगे जो मरुस्थल है नागौर का, वो 3/4 भाग मरुस्थल को घेरता है। जो 3/4 भाग है वो मरुस्थलीय है और 1/4 भाग है वो चट्टानों से घिरा हुआ है। 3/4 भाग है वो मरुस्थल से घिरा हुआ है, बाकी 1/4 भाग है वो चट्टानों से घिरा हुआ है। सबसे पहले तो ये देखेंगे जो नागौर है, नागौर जिले में कौन कौन से दुर्ग हैं
और कौन कौन सी मस्जिद हैं। यहाँ पे दो जो मुस्लिम शासक थे, एक तो हमीदुद्दीन नागौरी। जो हमीदुद्दीन नागौरी थे, उनका एक तो जो प्रसिद्ध स्थान है, और संत जो सूफी संत थे, इनकी जो दरगाह है एक तो ये है। दूसरे सूफी संत थे सैफुद्दीन अब्दुल वहाब। एक तो आपको नागौर में याद रखना है, हमीदुद्दीन नागौरी थे, उन जो संत थे उनकी दरगाह है, और दूसरी दरगाह है जो सैफुद्दीन अब्दुल वहाब, इनकी दरगाह है। ये तो थे हमारे सूफी संतों के बारे में। अब बात करेंगे जो नागौर जिले के कौन कौन से दुर्ग हैं और जो कौन कौन से पशु मेले बढ़ते हैं। यहाँ पे लेंगे दुर्ग। सबसे पहले नागौर में दुर्ग लेंगे। कौन कौन से दुर्ग हैं नागौर के? एक तो श्यामगढ़ दुर्ग, एक दूसरा है खींवसर, एक है बुट्टाटी। ये बुट्टाटी एक धाम भी है। यहाँ पे जो संत चतुरदास जी थे, नागौर के, आपको ये नागौर जिले की है जो दुर्गों की बात याद रखनी है। पहला तो जो श्यामगढ़ दुर्ग, दूसरा है खींवसर दुर्ग, और तीसरा बात करें तो है जो बुट्टाटी दुर्ग। बुट्टाटी दुर्ग की एक बात याद रखनी है, नागौर में जो बुट्टाटी धाम एक धाम भी है, जो यहाँ से लकवा जो पीड़ित होते हैं उनकी जो फेरी लगाई जाती है मंदिर के चारों तरफ, उससे जो 6-7 बार फेरी लगाई जाती है, उससे उसके बाद में है जो यहाँ पे जो शासक थे, शासक नहीं, यहाँ पे जो वो थे संत चतुरदास जी। जो नागौर जिले की दुर्ग की बात करें तो फर्स्ट में तो आपको याद रखना है जो है श्यामगढ़ दुर्ग, फिर खींवसर दुर्ग, और उसके बाद में बुट्टाटी दुर्ग। बुट्टाटी दुर्ग एक धाम भी है जहाँ जो लकवा से पीड़ित उनका इलाज किया जाता है, 7 फेरी लगाई जाती है। कहते हैं यहाँ पे जो संत थे, संत चतुरदास जी थे, उनका जो ये एक धाम है, वो संत चतुरदास जी संत थे, उनका एक मंदिर है। वो आगे बात करें दुर्ग की, बुट्टाटी के बाद में जो मीठड़ी दुर्ग है, उसके बाद में मालकोट है, उसके बाद में एक दुर्ग है जायल दुर्ग। जो दुर्ग की बात करें नागौर में श्यामगढ़ दुर्ग है, उसके बाद में खींवसर दुर्ग है, और तीसरा है बुट्टाटी दुर्ग। बुट्टाटी दुर्ग है जो एक धाम है, यहाँ पे जो संत चतुरदास जी थे उनकी एक पीठ है, और कहते हैं कि यहाँ से लकवा या मूढ़ से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। मंदिर के चारों तरफ 7 फेरी लगाई जाती है। उसके बाद में बात करें, एक दुर्ग है मीठड़ी दुर्ग है, और उसके बाद में जायल दुर्ग है, और एक मालकोट दुर्ग है। ये तो थे दोस्तों दुर्गों की बात। अब बात करेंगे जो मंदिर, नागौर में जो कौन कौन से मंदिर थे, मंदिर पहले देखेंगे पशु मेले। वैसे मैं बात करूं नागौर राजस्थान में हमारे सबसे सर्वाधिक पशु मेले, सर्वाधिक पशु मेले हैं वो नागौर जिले में बढ़ते हैं। पहला बलदेव पशु मेला, श्री बलदेव पशु मेला, उसके बाद में श्री तेजाजी, उसके बाद में तीसरा श्री रामदेव जी, ये 3 मेले थे, बलदेव, तेजाजी और रामदेव। यहाँ पे मैं बात करूं तो जो अकबर थे, अकबर ने जो 1570 में नागौर दुर्ग
नागौर दरबार। अकबर ने 1570 में जो नागौर दरबार लगाया था वो यहीं पे था, नागौर जिले में, जो अकबर द्वारा 1570 में नागौर दरबार लगाया गया था। आगे बात करें, यहाँ पे एक मंदिर की बात करें तो जो दधीमती माता है, दधीमती माता है, घोट मांगलोद में है ये दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है, दादीच। जो दधीमती माता है ये दादीच ब्राह्मणों की देवी है। उसके बाद में आगे बात करें, नागौर तेजाजी पशु मेला हो गया, और जो 3 मेले थे, बलदेव पशु मेला, तेजाजी पशु मेला और रामदेव पशु मेला। अगर मैं किसान आंदोलन की बात करें राजस्थान के नागौर जिले में, तो डावड़ा जगह पड़ती है एक, यहाँ पे डावड़ा जो मोलासर गांव के नजदीक पड़ता है, यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था। और जो नागौर की 2 चीजें और प्रसिद्ध है, कौन कौन सी? एक तो है जो नागौरी बेल, और एक नागौर की है पान मेथी। ये नागौर की प्रसिद्ध है। तो ये था दोस्तों हमारे जो राजस्थान जिले दर्शन में नागौर जिले का इतिहास हमने पढ़ा। नागौर के संदर्भ में मैंने मोस्ट सारी बातें देख ली, और उसके बाद में हम जल्द ही दूसरा वीडियो डालेंगे, दूसरे जिले के बारे में जिला दर्शन पढ़ेंगे। तो मेरा वीडियो कैसे लगा दोस्तों? वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।